दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर फाउंडेशन का ट्रस्ट अध्यक्ष विनय बिहारी और अमर एकता न्यूज़ का मालिक। और हमारे साथ में त्रिभुवन नाथ पाठक जी जो फॉर्मर जज रहे हैं, पटना, सिवान, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, काफ़ी अन्य जगह इन्होंने अपना कार्य दिया और बहुत बड़ा नाम है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। और लोगों से आग्रह करूँगा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाते हो, वकील हायर करते हो, तो वकील अगर लड़ाई लड़ता है जज के सामने, लड़ाई लड़ता है आपकी जो भी केसेज हैं, जो भी फाइल हैं आपकी, तो जजमेंट जो मिलता है वो उसके लड़ाई के ऊपर मिलता है, वकीलों की लड़ाई के ऊपर। लेकिन वकील, बहुत से वकील लड़ नहीं पाते हैं। फाइल देखने के बाद भी उनको पता नहीं कि कौन सा बात हमें जज साहब के पास रखनी है, और वो रख नहीं पाते हैं। और इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि अब माननीय त्रिभुवन नाथ पाठक जी जो फॉर्मर जज रहे हैं, अब ये गौतम बुद्ध नगर देख रहे हैं, कोई भी अगर किसी को समस्या आती है या किसी को जानकारी नहीं है, एडवाइस भी ले सकते हैं निःशुल्क का सारा। और किसी के साथ अन्याय हो गया, पुलिस ने जेल भेज दिया, अगर आप बेल नहीं हो रही हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। आज बात करेंगे फॉर्मर जज त्रिभुवन नाथ पाठक जी से। जी, मेरा एक फर्म है डीप जस्टिस के नाम से, जिसमें हम जो गरीब तबके के लोग हैं और जो कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको निःशुल्क परामर्श ही नहीं देते, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कोर्ट में वकालतनामा लगाकर खड़े भी होते हैं और उनकी मदद करते हैं। जहाँ तक वकील साहब लोगों की बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि अगर ये हमारे वकील साहब हैं तो मेरी ही बात रखें, अन्य कोई बात पीछे से न पता लगे। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि जो अगर वकालत के चक्कर में किसी वकील साहब से संपर्क करते हैं तो उनके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लें कि वो किस तरह से काम करते हैं और कितना पावर लेने के बाद उसके फ़र्ज का निर्वहन करते हैं। काफ़ी केसेज में ऐसा शिकायत मिला है जिसमें कि वकालतनामा लगा हुआ है, लेकिन किसी वजह से उनके वकालतनामा के बावजूद भी विपक्षी को लाभ मिल जाता है, उनकी कमी से मिल जाता है। विशेष करके अगर ये सतर्कता रहेगी तो कोई धोखा नहीं खाएगा क्लाइंट। और मेरे से अगर किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि एज ए जज हमको सिविल, क्रिमिनल या जितने भी लॉज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनका हमेशा पाला पड़ता है आम आदमी से, सबका अनुभव है। मैं जो भी होगा, जितनी मुझे जानकारी है, मैं उचित से उचित सलाह दूंगा। यदि कोई संपर्क करना चाहे तो स्वागत है। मेरी फर्म भी डीप जस्टिस के नाम से है, उसके तहत भी हम करते हैं। डायरेक्ट कोई आएगा तो उसके लिए भी मैं स्वागत करता हूं। मैं रिटायर हो चुका हूं, अपनी सेवाएं अब समाज के लिए और जनता के लिए देना भी चाहता हूं। इसी जनता से और उनकी सेवा से हर चीज़ उपलब्ध हो सकती है आदमी के जीवन में। धन्यवाद। आप सर कुछ चीज़ें मेरे मस्ती में घूम रही है। देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा, एक वकील ही ऐसा दोस्त है जो गलत करता है उसके साथ भी अंतिम लड़ाई लड़ता है, अंतिम समय तक, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए, और सही करता है उसके साथ भी। तो सर एक सवाल मेरे मस्ती में घूमता है कि आप बताएंगे, क्योंकि आप उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं जहाँ से न्याय की उम्मीद लोग गुहार लगाते हैं, कि भगवान मानते हैं, ईश्वर मांगते हैं, जब आप कुर्सी बैठे होते हैं, जब जज थे। सर जब कोई आदमी का मामला आता है कोर्ट में, ठीक है, वकील वो हायर करता है, उसके बाद तारीख पे तारीख लगती है, और जब तारीख पे जाता है वो, तो जज के पेशगार को, जज के पीए को वो जो पैसे देता है, कि गलत है या सही है? देखिए, ये परंपरा बहुत पुरानी है और इसको ख़त्म, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है, बेंच भी जिम्मेदार है और दूसरा पक्ष जो लॉयर का है और आपके लिटिगेंट का है, वो जब तक 150 रुपया दे के तारीख नहीं लेगा तब तक उसको ये इत्मीनान ही नहीं होगा कि मेरी फला तारीख है, जब तक पेशकार नहीं बोल देगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि
डायट से अगर मैंने किसी को डेट बताया कि आप फला डेट को फला महीने में आइए, तो वो उस समय तो चला जाता है, लेकिन बाद में आकर के पेशकार से 150 रुपये देने के बाद जो वेरीफाई करता है कि हाँ हाँ वही डेट है जो साहब बोले हैं। तो अब दोनों तरफ से कमी है, बिना उसको 150 दिए ये इत्मीनान नहीं होगा। दूसरी कमी हमारे सिस्टम की भी है कि अधिवक्ता मित्र जो हमारे हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों के रहते हैं। तो कहीं कहीं हमने अपने सर्विस के दौरान ये पाया है कि उनका भी इंटरेस्ट कम रहता है कि मामला जल्दी से ख़त्म हो जाए। अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, आपसी समझौता हो रहा है, तो उसमें भी 2-4 डेट टाल करके और उसका डिस्पोजल कराते हैं, चाहे तो तत्काल भी हो सकता है। इस तरह से इसमें अगर ये देखेंगे तो दोनों पक्षों की कमी होती है। हमारे बेंच की तरफ से भी कमियां हैं, उनको हम ऑफ द रिकॉर्ड कह सकते हैं। सर एक बात और कि ये जो पैसे सर मान लीजिए कि पेशकार के पास 15-20 आदमी आते होंगे, मेरे ख्याल 30 आदमी प्रतिदिन तारीख लगाने के लिए, तो पैसे 30 आदमी का मतलब कि 3,000 रुपये दे के गया, उसको पे करके गया मिनिमम, तो ये 90,000 रुपये हो जाते हैं महीने का। सैलरी के अलावा उसको 90,000 रुपये जो मिलता है महीने का, क्या वो पैसे अपने पास रखता है किसी और को भी जैसे बांटता है वो किसी और को भी ऊपर नीचे? नहीं, ये तो र्यूमर है और इसमें दो राय नहीं है कि हो सकता है 200-500 रुपये पाता हो दिन भर में, तो वो अपना ही जो कुछ करता होगा वो करता होगा, उससे बेंच का या जज साहब का कोई मतलब नहीं होता। ये आम जनता में हो सकता है ये गलत अवधारणा हो कि वो पैसे बढ़ते हैं। तो चूँकि हर जगह इस तरह की अराजकता है तो आदमी वहाँ भी सोच लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पैसे से, बल्कि एज ए जज उनको बुरा भी लगता है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं से मजबूर हैं कि इग्नोर करना पड़ता है। ये व्यवहारिक बात है, जबकि वो भी सहमत नहीं होते हैं कि मेरे सामने ऐसा कुछ हो और ऐसी बात आए। वर्कलोड से जजेज इतना दबे हुए हैं, व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा हूँ, कि उनको 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गर्दन घुमाने की फुर्सत नहीं है। इवन शनिवार, रविवार या जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उसमें भी माननीय न्यायालयों का कुछ न कुछ दिशा निर्देश रहता है, जो उसमें फंसे रहते हैं। एक तरह से वो इतना अंडर प्रेशर में काम करते हैं कि उनको इधर ध्यान देने का और उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन जनता का व्यू है, चूँकि हर जगह ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि जनता ये समझे कि उनके पेशकार से या चपरासी के लेने से कहीं दाएं बाएं जाता हो। ऐसा मेरे अनुभव में नहीं है और न तो व्यवहारिक जगत में संभव ही है। दोस्तों एक आखिरी सवाल, पहले एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से घुमाएं, चारों तरफ देखें कितने लोग आ रहे हैं इनके पास में सुबह से शाम तक कार्य से प्रभावित होकर, क्योंकि इनको न्याय मिल रहा है यहाँ से। माननीय त्रिभुवन नाथ पाठक जी के आने से लोगों को न्याय मिल रहा है। सर एक सवाल और कि हमेशा पुलिस पे उंगलियां उठती रहती हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, और वाकई में मैं भी एक पत्रकार हूँ, मुझे खूब पता है, मैं बखूबी हर एक थाने में जाता हूँ मैं। आप मुझे बताइए, पुलिस पे एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, रिश्वत का, और बाकायदा ये सच भी है। थाने में किसी को बुला के FIR कर लेना, उसको जेल भेज देना, और ये कहाँ का न्याय है कि जज साहब ने बगैर वेरीफाई किए उसको सीधा चालान काट के जेल भेज देना कि आप जेल जाओ सीधा। क्या जज साहब का ये भी तो है कि हर एक आदमी से पूछे, या कि कोई उसके अधिकारी नीचे हायर होना चाहिए कि हाँ भी पूछे कि भाई क्या आपने क्राइम किया नहीं किया? कोई इंक्वायरी नहीं, सीधा जेल भेज दो। जो बेगुनाह है उसको भी आने के बाद क्या लड़ेगा? वो तो ऑटोमेटिक बदनाम हो चुके हैं, आत्मदाह कर रहे हैं लोग बाकी प्रशासन की वजह से, जज साहब के। तो क्या जज साहब जो ऐसा कार्य करते हैं बगैर इंक्वायरी, क्या जज साहब के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग? जी, रिमांड के समय जब पुलिस पकड़ करके किसी अभियुक्त को ले आती है जेल भेजने के लिए, तो जज साहब के पास ले जाती है रिमांड कराने के लिए कि इसको जेल भेज दिया जाए, और इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य आ चुका है, अपराध इसके द्वारा कारित किया गया है या संलिप्त रहा है, इसको जेल भेज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो
तत्कालिक तौर पर जो भी जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जो रिमांड करते हैं, वो प्राइमा फेसी देखते हैं कि ये अपराध हुआ है जिसमें इसकी संलिप्तता बताई जा रही है, एक एजेंसी के द्वारा बताई जा रही है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और जो जिम्मेदार है जो उसके लिए है, उसके द्वारा यदि पर्याप्त सबूत दे दिए जाते हैं तो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब का काम है जेल भेज देना, रिमांड कर देना। यदि पर्याप्त सबूत नहीं है तो आप ऐसा भी पाएंगे कि रिमांड को रिफ्यूज कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ़ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे कि इनको जेल भेजा जाए। तो वो मामले जो रिफ्यूज किए जाते हैं रिमांड से, इवन मजिस्ट्रेट या जज साहब द्वारा पुलिस को शोकाज भी किया जाता है कि आपने क्यों डिटेन किया और क्यों यहाँ तक ले आए, तो वो बहुत कम हाईलाइट हो पाते हैं। ऐसे मामले जिसमें किसी ने झूठा फंसा दिया पुलिस में केस करके, उनको इन्वेस्टिगेट होने में और पता चलने में हफ्ते 10 दिन 5 दिन लग जाता है, और जब लगता है तो उनकी बेल होती है। एक ड्यू प्रोसेस है जिसके तहत उनको रिमांड किया जाता है या जिसके तहत हम रिमांड को रिफ्यूज करते हैं, जिसके तहत हम बेल देते हैं, वो प्रोसेस ऑफ लॉ है। इस प्रोसेस ऑफ लॉ में कहीं से अगर कोई मिसयूज होता है तो उसके लिए भी दंड है, उसके लिए भी शोकाज होता है और उनको वार्न किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, और यदि कोई ऐसा अपराध कारित कर दिया गया उनके द्वारा तो FIR भी उनके खिलाफ़ होता है। सर जानते हैं हमारे देश में क्या है कि जो कानून है ना बिल्कुल बच्चों का खिलौना टाइप का है कि जाओ खिलौना खरीदो तोड़ के फेंक दो। कानून ऐसे क्यों नहीं बनता है कि जैसे कि कोई आदमी को गिरफ्तार किया, फर्जी केस लाद कर जेल भेज दिया, और जज ऐसा क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बोलता कि भैया अगर गलत होता है, अगर आपने गलत मुकदमा दर्ज किया तो आपको फांसी पर लटकाया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, और जितने आपने पैसे अर्निंग किए, जितने आपने तनख्वाह लिए वो सारे तनख्वाह वापस करने पड़ेंगे, वर्दी भी जाएगी, नौकरी। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता हमारे देश में? तभी तो भैया डरेंगे क्यों, झूठा आरोप लगाने से पहले, झूठा FIR दर्ज करने से पहले। हमारे देश में कहाँ कानून है? अगर जज साहब ऐसा करें तो जाहिर सी बात, आप देखिए थाने में कोई आदमी जाता है मुकदमा दर्ज नहीं होता है, दूसरी पार्टी से पैसे लेता है। कानून सख्त हो कि कोई भी व्यक्ति मेरे, आप देखिए कि 156(3) कोर्ट में लगता है जब पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते। क्यों आता है? जज साहब क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास आदमी क्यों आता है? भैया आप क्या कर रहे हो? चूड़ी पहन के बैठे हो, साले रिश्वत लेने के लिए बैठे हो, क्यों नहीं बोलता? मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक एक आदमी परेशान है, ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप और मैं रोड पर उतरेंगे, हम लोग धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? मैं तो तैयार हूँ, आप बताइए। ऐसा नहीं है, कानून में प्रावधान, जितनी बातें आपने कहा है कि जो झूठे मुकदमे होते हैं, किसी को गलत फंसा दिया जाता है, तो उनके लिए ऑलरेडी कानून है, पहले से है। सख्त कानून नहीं है सर, तभी तो मजाक खेल खेलते हैं, रोज प्रतिदिन खेल खेलते हैं सुबह से। अब उस कानून का किस तरह से मिसयूज एजेंसियों द्वारा किया जाता है, और उस मिसयूज का पता लगने में जब तक मजिस्ट्रेट या जज साहब को पता लगे तब तक तो उसका काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाता है। वो अगर जेल चला गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में जो उसकी वैल्यू है, परिवार में जो वैल्यू है, निश्चित रूप से उसका गिरना, उसका हनन होना होता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है और कोई साक्ष्य या प्रमाण आता है तो छोड़ा नहीं जाता, चाहे वो किसी भी एजेंसी का आदमी हो। सर मैं समझ गया, लोगों को छोड़ा नहीं जाए, लेकिन न्याय तो देरी से मिलते नहीं। ये भी तो अन्याय है, एक बहुत बड़ा पाप है। लोगों को न्याय जल्दी नहीं मिलना बहुत बड़ा पाप है सर, अपराध है बहुत बड़ा। हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा भैया? 20 साल मरने के बाद उसको भी न्याय नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे कब तक चलेगा सर? क्या कानून बनना चाहिए, क्या नहीं? हम तो परेशान हो गए। ऐसा नहीं, आपने सर क्यों नहीं एक्शन लिया? जब आप जज थे तो आप भी तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाते कि लोग याद रखते, पीढ़िया दर पीढ़िया। आपको लगता है ये बताना आवश्यक होगा कि जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो हमारे साथ साथ अन्य एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन से चलता है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है प्रोसिक्यूशन के भी तत्परता से चलता है। अगर हम कितना भी तत्पर हों न्याय देने के लिए, लेकिन
हमारी एजेंसियां जो हैं, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस विभाग है, इन्वेस्टिगेशन है, तरह तरह की वो हैं रिपोर्ट्स हैं जो साइबर के लिए हैं, जो किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हैं, जो किसी मेडिकल के लिए हैं। एक साथ में कई तरह की एजेंसियां काम करती हैं जिनके कोऑर्डिनेशन से प्रोसिक्यूशन तैयार होता है, तो इसमें भी डिले होता है। जज साहब अगर तत्पर भी हों तो जब तक मटेरियल, साक्ष्य, गवाही, डॉक्यूमेंट्स उनको समय से इन एजेंसियों द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो चाह करके भी इस सिस्टम को और फास्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अपेक्स कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालयों तथा हमारे जिला न्यायालयों के कोऑर्डिनेशन से हमेशा मीटिंग और हमेशा इस पर चर्चा होती है कि कैसे जल्द से जल्द इस डिलीवरी सिस्टम को प्रॉम्प्ट किया जाए ताकि लोगों को समय रहते न्याय मिल जाए। और इस पर बहुत सारा काम हो रहा है और हमेशा मीटिंग और नए नए प्रक्रिया में संशोधन अगर आप पाएंगे तो इधर 10-20 सालों में ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ है जिसमें पुराने कानूनों को ख़त्म किया गया हो और प्रक्रिया में और तत्परता लाने के लिए प्रक्रिया में सुधार किया गया हो। आप रिकॉर्ड पे भी पाएंगे और व्यावहारिक तौर पर इस पर भी काम हो रहा है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, देर होती है, उसी देर के लिए भी वर्क किया जा रहा है, हर एजेंसियों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और प्लस जुडिशियल सिस्टम जो है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है, प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। थैंक। धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे फॉर्मर जज त्रिभुवन नाथ पाठक जी। और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो थाना पुलिस से पीड़ित हो, क्योंकि थाना पुलिस से पीड़ित हो, लास्ट में कहाँ जाते हो न्याय के लिए? कोर्ट में वकील के पास जाते हो, वकील को नॉलेज नहीं होती, फिर भी आपको बेवकूफ़ बनाता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। कुछ ना सुने, फॉर्मर जज साहब के पास आइए। नंबर नहीं है, मैं नंबर देता हूँ, अपना फ्लैश करता हूँ, आप उसमें संपर्क करें, मैं मीटिंग कराता हूँ और हर एक जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी अंतिम समय तक। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।